नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में है। कल केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया और उसके बाद से एक श्रेय लेने की होड़। लेकिन ये फैसला कितना, कब तक, और कल क्योंकि राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें एक टाइमलाइन सरकार दे, एक समय सीमा सरकार दे कि कब तक ये गिनती पूरी हो जाएगी और कब शुरू होगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या आया, मोदी जी के मन में क्या आया कि उन्होंने ये फैसला लिया। क्योंकि अब तक जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, सभी लोगों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे के जितने भी लोग थे, नितिन गडकरी साहब का कहना था, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। तो अब अचानक से ये कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरुणेश यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुणेश जी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हृदय परिवर्तन हो गया भाजपा का? अब इसके पीछे भी बीजेपी की कुछ तो चाल होगी, नहीं तो इतनी आसानी से ये लोग जनगणना नहीं करवाते। अगर इनकी नीति, नीयत और मंशा साफ होती तो ये जातिगत जनगणना 2031 में हो जाती। 2021 में, हाँ 2021 में हो जाती। 2021 में ये लोग कह रहे थे इस देश में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। तो आखिर रातों रात ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कहाँ गए वो अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जो इस तरह की बातें करते थे कि सब एक हैं और सब हिंदू हैं, बटेंगे तो कटेंगे, हाँ बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और अब अचानक जाति की बात क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी हर मुद्दे पर घिरी हुई थी। चाहे कोई भी मुद्दा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे बिहार को स्पेशल पैकेज देने का मुद्दा हो, और ख़ास तौर से हम अगर बात बिहार की करें तो बिहार में देखने में आया कि चुनाव होने वाला है, और चुनाव को देखते हुए जो इनके पुराने चुनावी वायदे थे, क्योंकि लगातार इन्हीं की सरकार चल रही है और बिहार की धरती ऐसी है जो सामाजिक न्याय की धरती है। बीपी मंडल साहब हो, कर्पूरी ठाकुर साहब हो, लालू जी हो, पासवान जी हो, तो तमाम लोग, ये सामाजिक न्याय का इन लोगों का लंबा संघर्ष रहा है। और सामाजिक न्याय के लिए ही यहाँ पे सवाल हो रहे हैं कि जो आरजेडी ने जातिगत जनगणना करवाई थी, आखिर उस जनगणना के पूरे जो रिजल्ट्स आए हैं, डेटाज आए हैं, उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? उनका क्रियान्वयन भी तो होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में उसी अनुरूप आरक्षण देना चाहिए, एजुकेशन में उसी हिसाब से रिजर्वेशन लगाओ आप। तो उन सब में जब से नीतीश जी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तो वहाँ बीजेपी पिछड़ती हुई नज़र आई है, या फिर अपने आप को इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि साहब हम तो मनु स्मृति के हिसाब से ही चलेंगे। और बीच में कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि अंबेडकर जी का मजाक भी अमित शाह द्वारा उड़ाया गया था। तो बड़ी लंबी एक साजिश है। अब इसमें राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि आपके सिर्फ कह देने भर से कि जातिगत जनगणना होगी, समूचा विपक्ष, समूचा इंडिया गठबंधन नहीं रुकेगा। राहुल जी ने एक बात और स्पष्ट कही है कि सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जनगणना जल्दी से जल्दी हो, और जितने पैरामीटर हैं, जो तेलंगाना मॉडल हुआ है ना, जिसमें 40 पैरामीटर पे ये जनगणना हुई है, तो उस तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए, क्योंकि उस तेलंगाना मॉडल की पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। और अगर सरकार को कुछ मदद चाहिए तो विपक्ष मदद करेगा, अगर कोई डाटा चाहिए, कोई आंकड़ा चाहिए तो हम मदद करेंगे, और साथ ही निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लगाया जाए। अभी 10 दिन पहले ही भाजपा के लोग पोस्टर बना रहे थे कि धर्म पूछी जाति नहीं। हाँ, तो अब जाति पूछने लगे अचानक से भाजपा के लोग। देखो ऐसा है, धर्म के नाम पर क्या है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो पहलगाम वाली घटना का मामला आया, तो इनको ऐसा लगा कि धर्म के नाम पे इनकी राजनीति चल जाएगी, लेकिन पूरे विपक्ष ने एक यूनाइट होकर इनका समर्थन कर दिया। हम लोग भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब का आपने विधानसभा में बयान सुना होगा, बहुत ही संजीदा बयान दिया कि कहा कि हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी, और माफ़ी मांगने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है। और कायदे में जिनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जिन लोगों को, उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो तमाम ये सब जो मुद्दे चल रहे हैं, जो घरेलू राजनीति के मुद्दे चल रहे हैं, इसमें बीजेपी
फंस गई है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, मसला हो, उसमें बीजेपी फंस गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मुद्दा आगे नहीं उछल पाया। औरंगजेब से लेके, बाबर से लेके, हुमायूं से लेके, राणा सांगा से लेके, आप तो तमाम मुद्दे देख रहे हैं, तो हर मुद्दे में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। तो इस वजह से इनको ये लगा कि जो मेन मुद्दा है विपक्ष का, जातिगत जनगणना, इसको हाईजैक कर ले। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, जो मैं उसी पे तो आ रहा हूँ कि जो आपकी पिच ही नहीं है। आप हमेशा सामाजिक न्याय के विरोध में रहे हैं। हमें वो दौर याद है, हम छोटे हुआ करते थे कि जब बीपी मंडल साहब की जो सिफारिशें बीपी सिंह ने लगवाई थी, मंडल आयोग गठन हुआ और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, 1991 की बात है। तो इन्हीं के जो राजनीतिक गुरु हैं प्रधानमंत्री जी के, वो पूरे देश में कमंडल यात्रा निकाल रहे थे। उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। तो हम उस दौर को कैसे भूल जाएं कि जो मनवादी सोच के लोग हैं, जब उन्हें 27% आरक्षण नहीं झेल रहा था, आरक्षण हजम नहीं हो रहा था, और ख़ास तौर से जब यूपीए सरकार ने हायर एजुकेशन में 27% आरक्षण दिया, और वही वजह है कि आप जैसे हम जैसे लोग हायर एजुकेशन में आके मुख्य धारा में आ रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। जब 27% ओबीसी और 22% दलित आदिवासी इनसे नहीं झेल रहा है, तो एक बार जनगणना हो गई तो मेरे हिसाब से जो मोटा मोटी तौर पे आंकड़ा है वो 82 से 85% है कि दलित, ओबीसी और पिछड़ा इस देश में 82 से 85% है। अभी तो ये 50 दे रहे हैं, फिर इन्हें देना पड़ेगा 85, फिर कैसे इनकी दाल गलेगी। तो इसलिए एक सवाल ये उठ रहा है, क्या वाकई ये जातिगत जनगणना करवा पाएंगे? क्या वाकई उन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर पाएंगे? क्या वाकई सभी सरकारी साधनों संसाधनों में हिस्सेदारी दे पाएंगे? साथ ही साथ निजी क्षेत्रों में भी वो हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पाएंगे? इस बात पे एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। नया दौर है, नई भाजपा है। भाजपा नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं, उसके अलावा कई मंत्री मोदी जी ने पिछड़ी जाति के बनाए हैं। हितैषी है पिछड़ी जाति। सवाल बहुत अच्छा किया। अगर मोदी जी वाकई पिछड़ी जाति से आते हैं तो गृह मंत्रालय में पिछड़ी जाति के कम से कम 50% सचिव होने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में हम सिर्फ शिक्षा की बात करें तो हायर एजुकेशन में आधे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए थे। लगभग 25,000 प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। ये पद कौन से हैं? दलित और पिछड़ों के, जिनको मोदी सरकार नहीं भर रही है। 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय में से 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर्स हैं वो सवर्ण हैं। वहाँ पिछड़े क्यों नहीं रखा? ये सवाल आप डायरेक्ट मोदी जी से क्यों पूछते? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछड़ी जाति से आते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। ये बताइए, नोटबंदी होती है तो वित्त मंत्री नहीं करता, कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। किसी रेल का उद्घाटन होता है, कोई भी रेल, तो कौन करता है? रेल मंत्री नहीं करते, प्रधानमंत्री करते हैं। कहीं भी कोई पुल का उद्घाटन होता है, प्रगति मैदान में हुआ तो वो गडकरी जी ने नहीं किया, किसने किया? मोदी जी ने किया। कहीं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहा है पूरे देश भर में तो उसका शिलान्यास कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो सवाल हम किससे करेंगे? जब जवाबदेही और क्रेडिट लेने का काम आता है तो मोदी जी आगे हैं, और जब झंड कराने का काम आएगा तो फला फला मंत्री आगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। मोदी जी ने तो पिछड़ी जाति के धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दे दिया। नहीं, मंत्रालय तो बना दिया, मंत्री बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान ने कितने पिछड़ों को नौकरियां दी, कितने पिछड़ों को वहाँ पे जॉब्स दी, और जॉब्स के साथ साथ जो वैकेंसीज हैं, खास तौर से मैं बात करूं एमटेक, एमएससी और पीएचडीज की, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से हूं, तो वहां पे कितने पिछड़े विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। और एक बहुत संजीदा मुद्दा है, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है लेकिन फिर भी रखूंगा। नरेंद्र मोदी ऐसे पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान ऐसे पिछड़ी जाति के शिक्षा मंत्री हैं जो पिछड़े जाति की जो बच्चों की स्कॉलरशिप्स हैं उनको खा गए। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, आईआईटीज में और स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो ओबीसीज को स्कॉलरशिप मिलती है, पढ़ाई के नाम पे जो छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रावास मिलते हैं, वो हजारों करोड़ रुपया ये लोग
गायब कर गए, उन बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है, वो स्कॉलरशिप्स बंद कर दी गई हैं। तो इस तरीके की इनकी पिछड़ों के प्रति नीतियां हैं, पिछड़ों के प्रति ऐसी इनके दिन में मनसा है। तो यही तो सवाल है, जब पिछड़ी जाति के मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे तो पिछड़ी जाति के सचिव बना देंगे तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर रहे पिछड़ी जाति से, शिक्षा सचिव क्या मंत्री करेंगे? भी कुछ नहीं कर रहे। कम से कम प्रतिनिधित्व तो रहेगा, सिस्टम में आदमी तो रहेगा। प्राइवेट जो निकाय हैं तमाम, चूंकि निजीकरण प्रधानमंत्री ने कर दिया है, तमाम जो सरकारी संस्थान है सब निजी हाथों में पहुंच चुके हैं, तो वहां भी जब पिछड़े आदमी पहुंचेंगे, देखिए ऐसा होता है घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां पहुंचेगा, उस सिस्टम का हिस्सा बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जात बिरादरी के लोग, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए रास्ता खुलेंगे, जागरूकता आएगी। अब आज से 20 साल पहले किसी को मालूम था कि आईएएस की परीक्षा कैसे दी जाती है? गांव का आदमी नहीं जानता था। अब मान लीजिए किसी गांव से कोई बच्चा आईएएस पास करके निकलता है, तो आसपास के 10 गांव के लोगों के अंदर जागरूकता आती है, इनकरेज होते हैं वो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे तैयारी करेंगे तो आईएएस बनेंगे। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जब अंतिम पायदान तक बैठा हुआ व्यक्ति सरकार की किसी भी सुविधा का, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, उस सुविधा का लाभ उसे मिल जाएगा और वो मुख्य धारा में आ जाएगा, उसी के बाद देश में समता मूलक समाज की, देश में जो संविधान लागू हुआ है उसकी हम लोग एक तरीके से हम कह सकते हैं, तब हम कह पाएंगे कि पूरी तरीके से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है वो लागू हो पाया है। क्योंकि लगभग 77-78 साल हो गए हैं संविधान को लागू हुए, और जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति बैठा है, जो शोषित वंचित है, वो सभी जातियों में है, सिर्फ ऐसा नहीं, दलित पिछड़े सवर्णों में भी बहुत शोषित वंचित है, अल्पसंख्यकों में भी है। तो कई लोगों को उन सुविधाओं का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकार के पास आंकड़े नहीं है, और आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है। तो असली जो लड़ाई है वो आंकड़ों की ही लड़ाई है। एक सवाल जो कल से उठ रहा है कि इतना लंबा समय कांग्रेस के पास था जातीय जनगणना कराने का, इतने लंबे अरसे में नहीं कराई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब फैसला लिया तो आप श्रेय लेने आ गए खाली कि हमें श्रेय दीजिए। हमने 2011 में जनगणना कराई थी और उसमें जाति का भी कॉलम था और तमाम आंकड़े थे। उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, मैं दर्शकों को बता दूं क्योंकि गोदी मीडिया तो ये चीज़ नहीं बताया, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने ये कहा था कि यूपीए सरकार में ये डेटा गलत है, हम इस डेटा को ठीक करके सार्वजनिक करेंगे। और 11 साल नहीं, हाँ 11 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और वो डेटा अब तक जारी नहीं किया है। आप उस डेटा को ही रिलीज कर दो, क्रेडिट आप ले लो, हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए। उस यूपीए सरकार में जो सेंसेस हुए थे कास्ट के बेस पे, वो डेटा आप सार्वजनिक कर दो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारी होड़ तो यहाँ क्रेडिट की है ना, श्रेय लेने की होड़ है। अखिलेश जी भी ले रहे हैं, तेजस्वी जी भी ले रहे हैं, राहुल जी भी ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तो मुद्दे हैं ये, और जब हमारे मुद्दों पे सरकार काम करेगी तो हम तो उसका श्रेय लेंगे। ये विपक्ष का मुद्दा ही नहीं है। बताइए बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है कि कास्ट सेंसेस होंगे? बीजेपी के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर बनेगा, बन गया 370 हट गई। अब उनके मैनिफेस्टो में एक चीज मतलब है, मानते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करेंगी, हैं? मतलब मानते हैं बीजेपी जो कहती है। हाँ बिल्कुल, 2 करोड़ रुपए आ गए होंगे, वो 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए होंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां मिल गई होंगी। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। करती होती तो सिलेंडर बट रहे होते अभी, होली दिवाली सिलेंडर। हाँ, मुसलमानों को जरूर इन्होंने क्या सौगातें मोदी दे दिया, लेकिन जब बात आई नवदुर्गे पे तो सौगातें मोदी इसमें हिंदू समाज के भी गरीब लोगों को बांट देते, सिलेंडर ही दे देते फ्री। तो ये सिर्फ एक मौका परस्ती वाली राजनीति है। क्योंकि बिहार में चुनाव है, कुल मिला जुला के जो बीजेपी को होगा बिहार में, देखिए फायदा नुकसान होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है। कर्पूरी ठाकुर साहब देखो, इन्हें 11 साल बाद याद आए, चौधरी चरण सिंह जी 11 साल बाद याद आए। ये काम पहले भी तो कर सकते थे भाई। अगर मान लीजिए कुछ महापुरुष छूट गए हैं यूपीए सरकार से, कुछ छूट गए, वैसे तो यूपीए सरकार ने बहुत लोगों को भारत रत्न दिया, अगर कुछ छूट रहे थे तो वो पहले भी दिए जा सकते, लेकिन ठीक चुनाव से पहले देना, और ठीक चुनाव से पहले जनगणना। बिहार में हुआ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का? अब ये बात तो बिहार के लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। फायदा अगर हुआ होता तो इन्हें 400 सीट मिल जाती है, तो 240 पे रह गए। तो मेरा कहने का एक जो मतलब है, जो बात हमारी छूट गई थी, सोशल जस्टिस बीजेपी की पिच नहीं है। इस वजह से हम लोगों को संदेह है। बीजेपी की पिच है हार्डकोर
हिंदुत्व और सांप्रदायिकता, इनको सांप्रदायिक दंगे करवाने हैं। अनुराग ठाकुर जैसे लोग भड़काऊ बयान देते हैं, हमारे नेता के खिलाफ उलझुल बयान देते हैं। नितिन गडकरी तो सीधे लात मारते हैं कि साहब जो जात की बात करेगा उसको लात मिलेगी। तो जब इनके नेताओं की नीति और नीयत इस तरह की है तो आप इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा। अब सवाल एक और है कि अब जाति पूछी जाएगी तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी अपनी क्या जाति बताएंगे। निशिकांत दुबे जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जश्नजीवी है, जो जश्न में जी रहा हो, जो अपने निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी सुरक्षा लेता हो, हालांकि उस विषय में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, तो ऐसे जो निकृष्ट लोग हैं, नीच मानसिकता के लोग, मौका परस्त लोग हैं, इन लोगों को ऐसे में बीच में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि अपने निजी प्रोग्राम करने के लिए वहाँ 60,000 रुपए का एक दिन का होटल है उसका किराया और 50 कमरे बता रहे थे वहाँ बुक थे और सब सरकारी पैसे पे और तमाम वहाँ सुरक्षा कर्मी उनकी चाक चौबंद उनकी सुविधा में लिप्त थे। तो ये सरकारी जो पैसा है, जो हमारे टैक्स का पैसा है, उस पैसे से तो अपने निजी कार्यक्रम कर रहे हैं और हमें ज्ञान की बातें दे रहे हैं भाई, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे हैं। आप ऐसे जो लोग हैं, सेल्फिश टाइप के लोग हैं, तो मैं ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। जब आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जाति पूछी जाएगी। अनुराग ठाकुर सदन में जाति पूछते हैं, निशिकांत दुबे जाति पूछते हैं, तो आपको बुरा क्यों लगता है इस बात? कोई ऐसा व्यक्ति जाति की बात क्यों करता है जो धर्म कर रहा था? आप जाति आप खुल के कर रहे हो ना, आप पहले जातिगत जनगणना करवा लो, सारे पर्चे आपके पास आ ही जाएंगे, फिर उसको आप खूब सार्वजनिक और उजागर करते रहना। हम भी देख लेंगे अनुराग ठाकुर की क्या जात है, प्रधानमंत्री मोदी की क्या जात है, किसका क्या सोशल स्टेटस है, किसकी कितनी संख्या है और कितने लोग वहाँ संसद में बैठे हुए हैं और कितने बैठने चाहिए, कौन से समाज का व्यक्ति है जिसे प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ सिर्फ कुछ चंद जो समाज के लोग हैं वही क्यों पहुँचते हैं। जुडिशरी पर भी इसका असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा। 90% लोग तो एक ही जाति के भरे पड़े हैं। तो कोलिजियम सिस्टम हटेगा भाई, मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह वही लोग बैठे हुए हैं, वही जो मनवादी गिनती के बाद कोलिजियम सिस्टम पर भी इसमें पॉलिसी बनाई जाएगी। भाई देखिए, हर जगह पॉलिसी बननी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्राइवेट सिस्टम में भी पॉलिसीज बननी चाहिए। जो रिश्तेदारों की भर्तियां होती हैं निजी क्षेत्रों में, वो भी रुकनी चाहिए, क्योंकि देश का पैसा है, देश के साधन है, देश के संसाधन है और इस पे सबका बराबर का हक है। किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। ये देश अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति का नहीं है। ये देश हर उस गरीब व्यक्ति का पहले है जो टैक्स भरता है। ये लोग तो टैक्स में चोरी करते हैं, इनका टैक्स तो मोदी जी माफ कर देते हैं। और गरीब किसी भी गरीब किसान का बताइए, 1 रुपया भी प्रधानमंत्री ने आज तक माफ किया हो? तमाम हजारों किसान, डेली शहादतें हो जाती हैं किसानों की। किसान आंदोलन में भी सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हुई। उस पे प्रधानमंत्री ने किसी को भी मान लीजिए कहीं मुआवजा कुछ दिया हो? बस कह भर दिया टीवी पे प्रकट होके, उसके बाद तो कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वहाँ MSP अभी तक नहीं दी गई। उस बात को तो 4 साल हो गए। MSP 4 साल में नहीं दी गई, जब 3 महीने की कह रहे थे। तो क्या गारंटी है कि जातिगत जनगणना ये लोग ईमानदारी से करवा देंगे? इसमें भी कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है, कुछ पेच है, कुछ गोलमाल है, लेकिन विपक्ष पूरी चूड़ी कस के रहेगा। ठीक है, अभी सवाल काफी सारे बाकी हैं। अभी उतना विश्वास विपक्ष नहीं कर पा रहा है कि कैसे अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ। इतना विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे जातिगत जनगणना कराने की बात करने लगी। और ये लड़ाई, ये संघर्ष सिर्फ जातिगत जनगणना पूरी करा लेने तक नहीं है। ये संघर्ष जो लोग पिछड़ी जातियों से आते हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, उनके लिए पॉलिसी बनने तक जारी रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।